हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आपके लिए हमने स्टार्ट किया था कक्षा 10 का मैथ का सॉल्यूशन, जिसमें हम चित्रा की बुक को सॉल्व कर रहे थे। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हमने 2 टाइप कंप्लीट कर लिए थे, यानी 2 प्रश्न कंप्लीट कर लिए थे। आज हम क्वेश्चन 3 लेकर आए हैं और 3 से आगे को हम आज कंप्लीट करेंगे। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज हमारे साथ आप बने रहिए और हम स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, क्वेश्चन नंबर 3 है, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कोई भी संख्या 0 पर तभी समाप्त हो सकती है जब उसका एक अभाज्य गुणनखंड 5 हो या वह संख्या 5 से विभाजित हो। एग्जाम्पल के तौर पर समझो, मान लो 10 है, ये 0 पर समाप्त हो सकता है या 0 पर समाप्त हो रही है। क्यों हो रही है? क्योंकि इसके जो गुणनखंड है, एक 2 है और एक 5 है। यानी कोई संख्या 0 पर समाप्त तभी हो सकती है जब उसका गुणनखंड या एक अभाज्य गुणनखंड क्या हो? 5 हो। तो जिस संख्या का अभाज्य गुणनखंड 5 होगा, वही संख्या 0 पर समाप्त हो सकती है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इसका आप यही सॉल्यूशन करोगे। चलो इस क्वेश्चन का आप हल देखते हैं। लिखेंगे हल होगा इस संख्या का, किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए लिखेंगे किसी प्राकृत संख्या n के लिए, किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए 6 की पावर n अंक 0 पर तभी समाप्त हो सकता है जब इसका एक अभाज्य गुणनखंड 5 होगा। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए 6 की पावर n अंक 0 पर तभी समाप्त हो सकता है जब इसका एक अभाज्य गुणनखंड 5 होगा। अब हम 6 के अभाज्य गुणनखंड करके देखते हैं। तो 6 के जो अभाज्य गुणनखंड है, क्योंकि 6 के जो अभाज्य गुणनखंड 2 गुणा 3 है और पावर आपकी है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, 6 के अभाज्य जो गुणनखंड है वो 2 गुणा 3 है, अर्थात सिर्फ 2 और 3 6 के अभाज्य गुणनखंड है, 5 6 का अभाज्य गुणनखंड नहीं है। यहाँ पर लिख देंगे 2 व 3 6 के अभाज्य गुणनखंड हैं तथा इसका अभाज्य गुणनखंड 5 नहीं है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हमने 6 के अभाज्य गुणनखंड 2 और 3 आए, 2 व 3 6 के अभाज्य गुणनखंड है तथा इसका अभाज्य गुणनखंड 5 नहीं है। और जब इसका अभाज्य गुणनखंड 5 नहीं है, तो किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए यह संख्या 0 पर समाप्त नहीं हो सकती। इसीलिए किसी प्राकृत संख्या
किसी प्राकृत संख्या n के लिए किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए 6 की पावर n शून्य पर समाप्त नहीं हो सकती है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इसका यही सॉल्यूशन होगा। सॉल्यूशन इसका ये है कि कोई भी संख्या शून्य पर तभी समाप्त होगी जब उसका एक गुणनखंड 5 हो। किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए 6 की पावर n अंक शून्य पर तभी समाप्त हो सकता है जब इसका एक अभाज्य गुणनखंड 5 होगा। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हमने 6 के अभाज्य गुणनखंड करके देखे तो 6 के अभाज्य गुणनखंड 2 व 3 है। 6 के अभाज्य गुणनखंड 2 व 3 है, इसका अभाज्य गुणनखंड 5 नहीं है। इसीलिए हम कह सकते हैं किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए 6 की पावर n शून्य पर समाप्त नहीं हो सकता। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपको इसका हल समझ में आ गया होगा। चलते हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? तो नेक्स्ट प्रश्न आपकी बोर्ड पर आ चुका है, देखते हैं क्या है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्या 6 की पावर n जहां n एक प्राकृतिक संख्या है 5 पर समाप्त हो सकती है? कारण दीजिए। तो आइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, क्वेश्चन नंबर 4 का हल देखते हैं। 4 का हल क्या है? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, उत्तर होगा कोई भी संख्या 5 पर तभी समाप्त हो सकती है जब उसका एक अभाज्य गुणनखंड 5 हो। अगर उसका एक अभाज्य गुणनखंड 5 नहीं होगा तो वो संख्या कभी भी 5 पर समाप्त नहीं हो सकती। तो यहाँ पर हम लिखेंगे किसी प्राकृत संख्या n के लिए 6 की पावर n 5 पर तभी समाप्त हो सकती है जब इसका एक अभाज्य गुणनखंड 5 होगा। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कोई भी संख्या 0 या 5 पर तभी समाप्त होती है जब उसका एक अभाज्य गुणनखंड 5 होता है। अब हम 6 की पावर n के अभाज्य गुणनखंड करके देखेंगे। इसलिए 6 के अभाज्य गुणनखंड 2 और 3 होते हैं। 2 3 6 और पावर है n। तो हम कह सकते हैं यहाँ 6 की पावर n के 2 व 3 अभाज्य गुणनखंड है। अर्थात 5 इसका अभाज्य गुणनखंड नहीं है। अभाज्य गुणनखंड नहीं है। इसीलिए हम कह सकते हैं 6 की पावर n, इसीलिए किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए, इसीलिए किसी प्राकृत संख्या n के लिए 6 की पावर n 5 पर समाप्त नहीं हो सकती है।
मेरे प्यारे विद्यार्थियों ध्यान से समझो, 6 की पावर n 5 पर तभी समाप्त हो सकती है जब इसका एक अभाज्य गुणनखंड 5 हो। यही लाइन मैंने लिखी है, किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए 6 की पावर n 5 पर तभी समाप्त हो सकती है जब इसका एक अभाज्य गुणनखंड 5 होगा। हमने 6 के अभाज्य गुणनखंड देखे 2 गुणा 3, 6 की पावर n के 2 व 3 अभाज्य गुणनखंड है, अर्थात 5 इसका अभाज्य गुणनखंड नहीं है। और जब इसका 5 अभाज्य गुणनखंड नहीं है तो हम कह सकते हैं किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए 6 की पावर n 5 पर समाप्त नहीं हो सकती है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बड़े ही आसानी तरीके से मैंने ये क्वेश्चन समझा दिया है। यही इसकी लैंग्वेज लिखनी है आपको। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो आइए समझते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। विद्यार्थियों, क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, व्याख्या कीजिए क्यों 17 गुणा 5 गुणा 11 गुणा 3 गुणा 2 प्लस 2 गुणा 11 एक भाज्य संख्या है। इस संख्या को हमें भाज्य सिद्ध करना है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, भाज्य संख्या वह होती है जिसके अभाज्य गुणनखंड होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं आपसे ये पूछ लूँ क्या 12 भाज्य संख्या है, तो आप कह सकते हो हाँ, ये जो 12 है भाज्य संख्या है, क्योंकि इसके अभाज्य गुणनखंड 3 2 2 2 हैं, यानी 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12। तो ये कैसी संख्या है, ये आपकी भाज्य संख्या है। अगर किसी संख्या के अभाज्य गुणनखंड आ जाते हैं तो वह एक भाज्य संख्या होती है। अभाज्य की बात करें तो अभाज्य संख्या 7 है, इसका कोई भी 7 के अलावा कोई गुणनखंड नहीं है, इसलिए 7 अभाज्य संख्या मानी जाती है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आइए इसका हल देखते हैं। हल है आपका, यहाँ पर दे रखा है आपका 17 गुणा 5 गुणा 11 गुणा 3 गुणा 2 प्लस 2 गुणा 11। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, पहले हम इसे हल कर लेते हैं और बाद में चेक कर लेते हैं कि इसके अभाज्य गुणनखंड है या नहीं है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थी, हो जाएगा आपका 17 पंजे 85 गुणा 11 तिया 33 दूनी 66 प्लस 11 दूनी 22। आप 85 और 66 की गुणा कर लोगे, 85 की गुणा कर लोगे 66 से, तो आ जाएगा 6 पंजे 30 हासिल हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों 3, 6 अट्ठे 48, 48 और 3 51। फिर गुणा में यही आएगा, तो ये बैठेगा आपका 0 1 6 5। तो मेरे प्यारे विद्यार्थी, इन दोनों की गुणा करके आ जाएगा आपका 56 10 और प्लस में है आपका 22, प्लस में है आपका 22। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जब इसमें आप 22 जोड़ोगे तो ये हो जाएगा 56 32। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये संख्या बन गई आपकी 56 32। अब इसके हम अभाज्य गुणनखंड करके देखेंगे है या नहीं है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हम लेते हैं 56 32। पहले हम 2 से ही काटते हैं, तो 2 दूनी 4, 1 बचा 16 हो गया, 2 अट्ठे 16, 2 इकाना 2, 2 छंग 12। फिर 2 से काटते हैं, तो 2 इकाना 2, 2 चौक 8, 2 अट्ठे 16। फिर 2 से काटते हैं, 2 सत्ते 14, 2 चौक 8। फिर 2 से काटते हैं, तो ये आ जाएगा 2 तिया 6, 2 पंजे 10 और 2 दूनी 4। फिर 2 से काटते हैं, तो ये आ जाएगा 2 इकाना 2, 2 सत्ते 14 और 2 छंग 12। फिर 2 से काटते हैं, 2 अट्ठे 16 और 2 अट्ठे 16। फिर 2 से काटते हैं, तो ये आ जाएगा आपका 44। फिर 2 से काटते हैं, तो ये आ जाएगा आपका 22। फिर 2 से काटते हैं, तो ये आ जाएगा आपका 11। और फिर इसे 11 से काट देंगे तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों 1 आ जाएगा।
तो हम कह सकते हैं इसके जो अभाज्य गुणनखंड है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 2 की पावर 9 है और गुणा कितना है 11। इस संख्या के अभाज्य गुणनखंड 2 और क्या है 11 है। और जब इसके अभाज्य गुणनखंड आ गए तो हम कह सकते हैं यह संख्या कैसी संख्या है भाज्य संख्या। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर यही लिखना है, लिखेंगे क्योंकि 17 गुणा 5 गुणा 11 गुणा 3 गुणा 2 प्लस 2 गुणा 11 के 2 अभाज्य गुणनखंड 2 व 11 हैं। इसीलिए यह भाज्य संख्या है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों आपने इसे पहले हल करा तो ये बना 56 32। इसके अभाज्य गुणनखंड निकाले तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों इसके अभाज्य गुणनखंड 2 और 11 आए हैं। और जब अभाज्य गुणनखंड 2 और 11 आ गए तो हम कह सकते हैं यह जो संख्या है यह एक भाज्य संख्या है। आई होप मेरे प्यारे विद्यार्थियों आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है तो क्वेश्चन नंबर देखते हैं 6 क्या है विद्यार्थियों। क्वेश्चन नंबर 6 आपका, सिद्ध कीजिए कि 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13 और 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 5 भाज्य संख्या है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों हम एक एक को हल करते हैं और सिद्ध करते हैं कि ये भाज्य संख्या है या नहीं है। तो पहला क्वेश्चन है आपका 7 गुणा 11 गुणा 13 और प्लस 13। मेरे प्यारे विद्यार्थियों 11 सत्ते 77 गुणा 13 और प्लस हो जाएगा आपका 13 की आप 77 से गुणा कर लोगे तो मेरे प्यारे बच्चे हो जाएगा 13 सत्ते 91 हासिल 9 और 13 सत्ते 91, 13 सत्ते 91 और 9, ये आपका पूरा 100 हो जाएगा। और प्लस 13, तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों ये आपका 13 और 1 14, इसमें आप 13 जोड़ दोगे तो ये हो जाएगा 4101, ये हो जाएगा आपका 1014। अब मेरे प्यारे विद्यार्थियों हम इसके फैक्टर कर देखेंगे यानी अभाज्य गुणनखंड कर देखेंगे। तो ये है आपका 014, पहले हम इसे 2 से काटेंगे तो यहाँ आपका 5 आ जाएगा, 0 यहाँ आपका 7 आ जाएगा। फिर हम इसे 3 से काटेंगे, 3 इकाना 3, यहाँ 2 बचे 20 हो गया, 3 छंग 18, 3 नम 27। फिर मेरे प्यारे विद्यार्थियों इसे हम 13 से काट देंगे तो यह आ जाएगा आपका 13 इकाना 13 और 13 39। फिर इसे 13 से काट देंगे, कितना आ जाएगा 1। तो हम कह सकते हैं इसके अभाज्य गुणनखंड एक तो 2 हो गया, एक 3 हो गया और 1 हो गया आपका 13 की पावर कितना 2। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों इस संख्या के अभाज्य गुणनखंड 2 3 13 हैं, इसीलिए यह संख्या एक भाज्य संख्या है। इसीलिए यहाँ लिखेंगे क्योंकि 7 गुणा 11 गुणा 13 और प्लस 13 के अभाज्य गुणनखंड 2 3 व 13 है, इसीलिए यह एक भाज्य संख्या है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों आपके क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। मैंने पहले ये क्वेश्चन को हल करा और हल करने के बाद एक संख्या बनाई और संख्या के अभाज्य गुणनखंड निकाले, और जिस संख्या के अभाज्य गुणनखंड होते हैं वह संख्या एक भाज्य संख्या होती है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों आपके क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब इसका
नेक्स्ट सेकंड पार्ट को हल करते हैं कि सेकंड पार्ट जो दिया है इसका ये भाज्य है या नहीं है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थी तो लिखते हैं सेकंड पार्ट को। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों इसका सेकंड पार्ट है 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 5। ये भाज्य संख्या सिद्ध करना है तो पहले हम गुणा कर लेते हैं। गुणा कितनी आएगी तो आपका 2 का ना 2, 2 तिया 6, 6 चौक 24 पंजे 120 और 6 सत्ते 42 यानी 42 गुणा 120 और प्लस है कितना 5। 6 सत्ते 42 और यहाँ से लेके 5 तक गुणा करोगे तो 120 आ जाएगा। अब 120 की हम 42 से गुणा कर देंगे तो 12 दूनी 24 हासिल होगा आपके 2, 12 चौक 48, 48 और 2 50 और 1 0 पहले से ही है और प्लस में है मेरे प्यारे विद्यार्थियों 5, तो ये हो जाएगा आपका 50 45। अब इसके हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं 50 45। तो पहले हम इसे 5 से ही डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों 5 ही करना 5 और 5 नम 45। तो ये हो जाएगा 5 गुणा 109। 109 एक अभाज्य संख्या है, यहाँ से आगे कोई कटेगा नहीं। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों इसके 2 अभाज्य गुणनखंड आए हैं 5 और 109, इसीलिए हम कह सकते हैं यह एक भाज्य संख्या है। यहाँ लिखेंगे क्योंकि 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 5 के अभाज्य गुणनखंड 5 तथा 109 है। इसीलिए यह एक भाज्य संख्या है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। मैंने दोनों ही क्वेश्चन को भाज्य सिद्ध कर दिया है और कारण भी लिख दिया है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 के बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। मेरे प्यारे विद्यार्थियों क्वेश्चन नंबर आपका 7 है। निम्नलिखित युग्मों का HCF ज्ञात कीजिए और HCF ज्ञात कीजिए तथा जांच कीजिए कि दोनों संख्याओं का गुणनफल जो होता है वो बराबर होता है HCF गुणा LCM के। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों 7 का ये पहला क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन हम हल करते हैं।
और आपको SCF गुणनखंड विधि से ज्ञात करना है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, पहले हम 26 को उठाते हैं और मेरे प्यारे विद्यार्थियों 26 के जो टुकड़े होते हैं वो होते हैं आपके 2 गुणा 13। 26 के टुकड़े होते हैं 2 गुणा 13 और 91 के जो टुकड़े होते हैं 13 गुणा 7 होते हैं। 13 सत्ते 91। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, पहले हम यहाँ से SCF निकालते हैं। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, SCF होता है कॉमन वैल्यू पर कॉमन वैल्यू लेते हैं और कम से कम उनकी घात लेते हैं। कॉमन वैल्यू और कम से कम घात। कॉमन वैल्यू 13 है और कम से कम की घात भी एक ही है, तो SCF मेरे प्यारे विद्यार्थियों इसका 13 आ जाएगा। और LCM होता है कॉमन वैल्यू देखनी होती है और ज़्यादा से ज़्यादा घात देखनी होती है। तो यहाँ 13 है और ज़्यादा से ज़्यादा घात दोनों जगह एक ही है, तो 13 ले लेंगे और बची जो संख्याएँ उन्हें भी लिख देते हैं, यानी कि 2 गुणा कितना 7। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों ये आ जाएगा 13 गुणा 7 दूनी 14। इनकी गुणा कर देंगे, 13 चौका 52, हासिल आपके 5, 13 13 5 18। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों इसका SCF 13 हो जाएगा और LCM 182 हो जाएगा। अब करते हैं जांच। तो जांच करने के लिए ये दोनों बराबर करने पड़ेंगे हमको। दो संख्याओं का गुणनफल बराबर LCM गुणा SCF। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों दो संख्याओं का गुणनफल 26 गुणा 91 बराबर 13 गुणा 182। ये आपस में बराबर आने चाहिए। अगर आपके आपस में बराबर आते हैं तो आपका क्वेश्चन सही है, वरना आपका क्वेश्चन गलत है। तो यहाँ पर 91 की गुणा करोगे आप 26 से। 91 की गुणा करोगे 26 से कितना आता है? 6 का ना 6, 6 नम 54 गुणा 2 का ना 2 और 2 नम 18। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों 6 4 और 2 6, 8 और 5 13 2। यहाँ पर गुणा करने पर आ रहा है 23 66। अब इन दो की गुणा करते हैं। 182 की गुणा करते हैं 13 से। तो 3 दूनी 6, 3 अट्ठे 24, 3 का ना 3 2 5 गुणा 2 8 और 1 का ना 1। जोड़ते हैं 6 6 8 5 13 2। तो यहाँ भी आपका 13 66 आ गया। इसका मतलब ये है मेरे प्यारे विद्यार्थियों कि आपका जो क्वेश्चन है वो बिल्कुल सही है। आपका SCF इसमें 13 है और LCM इसमें 182। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। कल हम लेके आएंगे क्वेश्चन नंबर 7 के नेक्स्ट आगे के क्वेश्चन। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों जब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।